सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाँ तो आ जाइए भाइयों जल्दी जल्दी। आज से विज्ञान की क्लास है आपकी। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान शिक्षण अति लघु उत्तरीय प्रश्न सेट फर्स्ट आज से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है, आप इसी क्रम में देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपको सारे नोट्स इसमें करा दिए जाएंगे और इसी तरह डेली रूटीन से लगभग आते रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। और जो इनके खोज करता है तो इन्हें ही जीवाणुओं यानी कि जीवाणु विषाणु और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन सभी को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत रखा गया है। तो जब आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म जीवों के पिता कौन है या सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जैविकी जो शब्द है इसके खोजकर्ता कौन थे, तब भी आप यही आंसर लगा के आएंगे, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। इसमें क्वेश्चन है, अभी आगे आपको पढ़ेंगे तो खुद याद में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। विषाणु वायरस के खोजकर्ता। विषाणु वायरस के खोजकर्ता कौन थे? इवानोवस्की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विषाणु वायरस के खोजकर्ता कौन है, या विषाणु या वायरस। विषाणु हिंदी है, हिंदी शब्द, हिंदी में आप कहेंगे विषाणु और वही इंग्लिश में आ जाएगा तो लिखेंगे वायरस। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि विषाणु और वायरस अलग अलग नहीं है, विषाणु या वायरस एक ही है। ठीक है, विषाणु को हिंदी में लिखा जाएगा और वायरस इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो विषाणु वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। इसी तरह जीवाणु बैक्टीरिया यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द की खोज किसने की? तो एरनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी किन्हें कहा जाता है? तो विषाणुओं को कहा जाता है। देखिए ना, यहाँ पे अलग अलग है, विषाणु या वायरस। ठीक है, तो विषाणु या वायरस, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किन्हें कहा जाता है? विषाणुओं को यानी कि वायरस को। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु से हमारे मतलब इंसानों में कौन कौन, इंसानों और पौधों दोनों में विषाणुओं द्वारा रोग होते हैं। तो अभी यहाँ पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो क्या क्या हो जाएगा? पोलियो आपका हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, खसरा हो जाएगा और एड्स हो जाएगा। और इनमें पौधों में भी विषाणु द्वारा रोग होते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको भी, अभी इतना फिलहाल। और एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम आप कई बार कई जगह पे पढ़ चुके होंगे और पढ़ते आ रहे होंगे। अगर आपने इंटर बायोलॉजी से की होगी तो पक्का है भाई, याद होगा बहुत लोगों को। तो अभी यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं। तो एड्स का पूरा नाम उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। क्या होगा? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक है, और ये इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे ए से क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड, ऐसे ही तो पूरा क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा इंग्लिश में? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे ही हिंदी में क्या कह देंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एड्स का वायरस का नाम। ठीक है, एड्स के वायरस का नाम। जो एड्स जिस वजह से होता है, किस वजह से होता है? ये वायरस जनित रोग है एड्स। ठीक है, तो इसके वायरस का क्या नाम है? HIV। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे सबसे छोटा वायरस। जितने भी वायरस हैं कई प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। पौधों में भी पाया मतलब कुछ होते हैं पादप जगत के वायरस यानी कि, और फिर होते हैं जंतु जगत के वायरस। ठीक है, तो इसे उनमें से सबसे छोटा वायरस किसे कहा जाता है? रोटा वायरस। रोटा वायरस को सबसे छोटा वायरस कहा गया वायरस जगत का। ठीक है, प्राणी जो है तो रोटा वायरस हो जाएगा। और सबसे बड़ा वायरस किस चीज़ का होता है? तो चेचक आप लोग जानते होंगे, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जब शरीर में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं पूरे फेस पे, पूरे शरीर पे, तो उसको किसे क्या कहते हैं? चेचक। तो इसका सबसे बड़ा वायरस चेचक का होता है ना। जब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा वायरस तो आप कहेंगे चेचक का वायरस। ठीक है, आगे विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ठीक है, आगे मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? अब ये इतने सरल क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार ही है। तो
क्या हो जाएगा, मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं प्रमुख। तो आप लोग मनोरंजन किस किस चीज़ से कर सकते हैं, तो आप टेलीविज़न देखते हैं, टीवी घर पे सभी के होगा। रेडियो पहले लोग रेडियो सुनते थे, जब टेलीविज़न नहीं था सबके घर में तब रेडियो रहता था, ठीक है, तो उसे लोग सुन के एंजॉय करते थे। और अब टेलीविज़न, टीवी, और अब तो तुरंत लेटेस्ट में देखेंगे तो क्या किससे हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, फ़ोन हो जाएगा। इसमें 3 ही लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं फ़ोन से, है ना। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि, या फ़ोन, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिससे होते हैं। तो आधुनिक ईंधन कौन कौन से, आधुनिक, अच्छा लिखिए आधुनिक ईंधन कौन कौन से। यहाँ आधुनिक क्यों लिखना पड़ा, जैसे पहले थी ट्रेन की, मतलब ईंधन का क्या होता है, ईंधन ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि पहले जो रेलगाड़ी होती थी, ट्रेन, ये किससे चलती थी, कोयले से चलती थी पहले ट्रेन, ठीक है। और अब तो लाइट से चलती है, बिजली से, ठीक है, बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई, तो वही है। तो अब इसमें पूछा गया है कि आधुनिक ईंधन, मतलब आज के समय में जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ज़्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन ईंधनों के बारे में पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आप लोगों को पता है भाई, सीएनजी और एलपीजी अगर नहीं पता है तो फिर बहुत बेकार है। एलपीजी यही जो घरों में गैस होती है जिस पे खाना बनाया जाता है, ये एलपीजी होती है, एलपीजी की गैस। ऐसे ही सीएनजी होती है जिससे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं ज़्यादातर, है ना, ठीक है। अब आगे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, एक नॉर्मल व्यक्ति है और वो स्वस्थ है, तो उसके शरीर का तापमान, जब उसके बुखार उखार या किसी प्रकार की कोई बीमारी या ना हो, रोग, और वो एकदम स्वस्थ हो, तो उस समय उस व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको अगर सेंटीग्रेड में नापेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर इसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कितने फ़ारेनहाइट होता है, तो क्या हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, जो वायरस होते हैं इनसे जो कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं, इनसे एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित माने बहता है, निरंतर रिश्ता रहता है या बहता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होते हैं, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन को इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कौन से जीवाणु हैं, या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है, या उनका नाम पूछ लिए गया आपसे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु के एक नाम बताइए, तो आप क्या बता देंगे, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समजात अंग किन्हें कहते हैं। समजात मतलब वह अंग जो उत्पत्ति में समान हो, मतलब जो समजात अंग किन्हें कहते हैं, समान रूप वाले अंग। एक या ये परिभाषा हो गई, समजात अंग किसे कहते हैं, समान रूप वाले अंग। और पूरी परिभाषा पढ़िए, आपके खुद में समझ में आ जाएगा। वह अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, मतलब उत्पत्ति सबकी सेम ही है, एक ही जैसी है, एक ही प्रकार की है, उन्हें समजात अंग कहेंगे। लेकिन कब, अगर उनकी सिर्फ उत्पत्ति समान है और उनके कार्य बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, जैसे चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग और मनुष्य का हाथ। देखो भाई, चमगादड़ के पंख जो है और घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ, अगर आप इनका चित्र देखेंगे कंकाल के रूप में, तो चमगादड़ के पंख का, घोड़े की अगली टांग का और मनुष्य का हाथ, तीनों ही एक ही तरीके के लगभग मिलते जुलते इनमें सिमिलरिटी दिखाई देगी। लेकिन आप जानते हैं चमगादड़ के पंख किस में काम आते हैं, उड़ने में, और घोड़े के पैर अगली टांगें किस में आती हैं, दौड़ने में, और मनुष्य का हाथ किस में आता है, बहुत सा वर्क कर सकते हैं लेकिन इससे दौड़ नहीं सकते हैं घोड़े की तरह, न चमगादड़ की तरह उड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परिभाषा, समजात अंग किन्हें कहते हैं, वह अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समरूप अंग किसे कहते हैं, समरूप मतलब जिनके रूप एक जैसे हों, वह अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य की दृष्टि से समान हो। समरूप अंग किसे कहते हैं, वह अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न हो, मतलब जिनके उत्पत्ति का कारण भिन्न भिन्न है
लेकिन परंतु कार्य की दृष्टि से एक समान हो। उत्पत्ति भले ही अलग अलग होती है लेकिन कार्य की दृष्टि से इनका सारा सभी का काम एक ही है। जैसे तितलियों के पंख और पक्षियों के पंख दोनों के का है, उड़ने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। मनुष्य के 3 अवशेषी अंग मतलब अवशेष हैं जिनका कोई विशेष काम नहीं है लेकिन बस वो हैं। मनुष्य के 3 अवशेषी, अगर वो चीज़ें ना भी हो ना तो भी हमारा काम चल जाएगा फिर भी। ठीक है, ये तो इसमें क्या हो जाए, मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए तो क्या हो जाए, कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव जानते हैं आप, जो कान होता है हमारा, जो बाहर निकला होता है, जो उठा इसका कोई काम नहीं है। अगर ये चीज़ ना भी हो ना तो भी हम सुनेंगे वो, लेकिन क्या है कि ये है हमारे शरीर में भाई। तो और दूसरा क्या हो जाएगा, निमेशक पटल। निमेशक पटल कहाँ पाया जाता है पता है, आँखों में, आँखों के किनारों में निमेशक पटल होता है, जो रेड कलर का हल्का सा निकला रहता है। उसका कोई यूज नहीं है फिलहाल हमारे शरीर में, मतलब उनसे कोई कार्य तो होता नहीं है लेकिन फिर भी वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या कहेंगे, मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग जो होते हैं इन्हें ही कहते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, वार्मी फार्म या अपेंडिक्स। आप किताब खोल के देखिएगा इसके चित्र तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा जीवित और मृत। ठीक है, जीवित और मृत की कड़ी किसे कहते हैं, मतलब जिसमें जीवन भी हो और या वो मृत भी हो, मतलब किसे कहा जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, विषाणु। विषाणु जो है वो जीव और मृत के बीच की कड़ी कहा जाता है। उसी प्रकार से सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपको, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेमार्क ने। लेमार्क भाई ये वैज्ञानिक है। अगला आपका योग्यतम की उत्तरजीविता या प्रकृति वर्णन के सिद्धांत को किसने दिया। फिर से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे ध्यान से। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया, तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। क्या हो जाएगा भाई, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव तथा आदिमानव के बीच में कड़ी, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, जैसे सजीव और निर्जीव, ठीक, इनके बीच की कड़ी किसने कहते हैं, तो वायरस। ऐसे ही आपने आगे पढ़ते हैं, मानव तथा आदिमानव के बीच की कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, ऐप मानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे कहते हैं, अब आ गया युगलीना। क्या आ गया, युगलीना। पौधे और जंतु, जहाँ पे आपको पौधे तथा जंतुओं के बीच कड़ी कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, युगलीना। ठीक है, अब आगे मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो कई प्रजातियां हैं मुर्गी की, उनमें से आपका पूछा गया कि मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो पहला कौन सा हो जाएगा, ब्रायलर। एक नाम क्या हो जाएगा, ब्रायलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्हाइट हॉर्न। क्या हो जाएगा, व्हाइट हॉर्न। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाने वाला ये है क्वेश्चन। हरित क्रांति किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही जान देंगे, हरित मतलब हरा भरा, क्रांति मतलब एक क्रांति, मतलब तो हरित क्रांति किसे कहते हैं, वो यही क्षेत्र जो हरा भरा हो, यानी कि अब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, क्या होगा, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। देखिए भाई, पहले भी खेती होती थी लेकिन पहले इतना अनाज नहीं उगता था। ठीक है, इतना पर्याप्त अनाज नहीं उग पाता था, लेकिन आज के टाइम पे वही ज़मीन है लेकिन सिंचाई के साधन जो है वो सभी को सुलभ आसानी से हो जाते हैं। ट्यूबवेल लगा है, पंप सेट लगा है, हर जगह जगह नहरें बनाई गई हैं, बिजली के भी आने के लगे हैं, बिजली से भी पानी चलवाते हैं हम लोग। तो ठीक है, आधुनिक कृषि उपकरणों मतलब जो नए नए उपकरण निकला करते हैं। ठीक, और उन्नतशील बीजों, पहले क्या था, इतने अच्छे वो नहीं थे सब। अभी जो देखो हर मार्केट में दुकान खुली है बीज भंडार की। ठीक है, तो उन्नतशील बीजों,
उर्वरकों, मतलब उर्वरक जानते किसे कहते हैं, जैसे खाद हो गई ना, इन सबको उर्वरक एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, क्या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित एवं संसाधनों को, क्या विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों को के क्या का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर से देख लेंगे एक बार, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। उदाहरण दूरसंचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि। ठीक है, दूरसंचार समझते हैं आप, जैसे आपका हो गया न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं आप, दूर की घटनाओं को आप घर बैठे देख सकते हैं टेलीविज़न पे, दूर संचार। और फ़ोन है, फ़ोन आपके पास है, सभी के पास है आज के जीवन में, तो दूर बैठे लोगों से आप सीधा बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ें। आगे, कुक्कुट पालन संबंध किससे है? कुक्कुट शब्द लिया गया है संस्कृत से। संस्कृत में मुर्गे को कहते हैं कुक्कुटा, तो वहाँ से ये लिया गया है कुक्कुट। ठीक है, कुक्कुट पालन का संबंध किससे है? तो मुर्गी से। ठीक है, आगे, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। कार्बन के 2 अपर रूप बताइए, कार्बन के 2 अपर रूप। तो पहला क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं, देखें तो अगर आप लोगों को ग्रेफाइट देखना है तो जो पेंसिल होती है ना, इसकी आगे की जो नोक होती है ये ग्रेफाइट की ही होती है, देख लीजिएगा आज घर जाके ना। और दूसरा क्या है? हीरा। हीरा तो भाई देखे हो या ना देखे हो, लेकिन इसके नाम तो सभी लोग सुने होंगे ना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन CO2 और तथा H2 से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो जाएंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक, कौन कौन से? मीथेन, एथेन, प्रोपेन। आगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताइए। प्रोपलीन, एसिटिलीन। ठीक, कौन कौन से? प्रोपलीन, एसिटिलीन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताइए। प्रोपलीन, एसिटिलीन आदि। आगे, पॉलीथीन कैसे बनता है? क्या हो जाएगा? पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनता है। कैसे? पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। क्या अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण। तो लाह किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। ठीक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए, तो लाह हो जाएगा। ठीक है, आगे, प्लास्टिक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बहुत पढ़ा होगा कई बार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार बताइए, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, मतलब घुमा के, प्लास्टिक के प्रकार बताइए या प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, या फिर प्लास्टिक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो बताइए। तो क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ठीक, आगे, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट में PVC या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आगे, टेफ्लॉन और पॉलीथीन। नायलॉन से क्या बनते हैं? टायर, ट्यूब, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, आगे, बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को
सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। तो आगे बैकेलाइट का उपयोग बताइए। तो रेडियो पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, पहले सबके घर में होता था, ठीक है। टेलीविज़न आदि के केस तथा बाल्टी, केस समझ रहे हैं, ये ऊपर का जो होता है ढांचा, ठीक है। जैसे रेडियो के ऊपर का टेलीविज़न जो हम लोग देखते हैं, बाहर से इसका जो ढांचा बनता है चौकोर, जिसके ठीक है, उसे ही केस कहते हैं, ठीक है। और हाँ बाल्टी आदि, बाल्टी तो सबने देखी ही होगी भाई। आगे हीरे के दो उपयोग बताइए। तो कांच काटने में और आभूषण निर्माण में। कांच काटने में इसका एक उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा किस में होता है? आभूषण निर्माण में। ये तो भाई सबको पता है। आगे प्रोड्यूसर गैस का सूत्र। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO+N2। और वाटर गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO+H2। दोनों आप लोग माइंड में अपने रखेंगे, ठीक है। आगे मरुद्भिद पौधों की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट। मरुद्भिद किसे कहते हैं जानते हैं? मरुस्थली, मरुद्भिद या मरुस्थली। जहाँ मरुस्थल तो जानते हैं सब लोग, वहाँ बरसात होती नहीं, पानी का हमेशा अभाव बना रहता है। तो ऐसे स्थान पर पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि उनमें बहुत कम ही पानी जा पाता है पेड़ों के लिए आवश्यक। तो पत्तियाँ होंगी तो भाई ज़्यादा भोजन उनको लगेगा, है ना, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जल की ज़रूरत होगी, तो वो पाएंगे ही नहीं, तो सूख जाएंगे। तो इसीलिए वो पहले से उनकी जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में। मरुस्थलीय पौधों की, या मरुद्भिद पौधे या मरुस्थलीय पौधे एक ही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं के द्वारा कुछ रोग आप याद करेंगे, टीवी, टाइफाइड, लेप्रोसी और कॉलरा, ठीक है। अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अभी आपको जल्द ही बोर्ड पे ये चैप्टर समझाया जाएगा, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। उसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अभी पढ़ें और याद करें। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, टीवी, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा। आगे नींबू का सिस्टस कहकर कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? नींबू का सिस्टस कहकर कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? जीवाणु ज़ैंथ्रोमोनास सिट्री, ठीक है। नींबू का सिस्टस कहकर कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? तो नींबू का सिस्टस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? तो इस जीवाणु का नाम बताना है। तो जीवाणु का नाम है ज़ैंथ्रोमोनास सिट्री। क्या हो जाएगा? ज़ैंथ्रोमोनास सिट्री। आगे दूध को दही से बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? दूध जो हमारा होता है इसको दही में कन्वर्ट करने वाला या बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई जगह पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। लाभदायक जीवाणु के नाम बताइए। तो पहला क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अभी आपने पढ़ा ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाभदायक है, दूध से दही का निर्माण में सहायक होता है। दूसरा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। कितने हो गए? 4-5 हो गए। लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, अभी आपको ऊपर एक बार बताया जा चुका है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो सूक्ष्म जैविकी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म जैविकी, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। आगे सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन से हैं? तो ये क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की दुनिया के बारे में पता लगाया था, ठीक है। अब आगे विषाणु वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? DNA और RNA। DNA अथवा RNA। विषाणु वायरस में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो DNA अथवा RNA, दोनों एक ही में नहीं पाए जा सकते हैं कभी भी। अगर एक वायरस है, विषाणु है, विषाणु या वायरस एक ही बात है, दोनों विषाणु या वायरस है, दोनों DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और RNA, ये दोनों एक ही में
नहीं पाए जाएंगे कभी, या तो फिर डीएनए ही होगा उसमें या तो आरएनए ही होगा। ठीक है, आगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वह हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? वह हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में बेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिलीडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। तो क्या हो जाएगा? एनिलीडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कौन सी हो जाएगी? पेरिपेटस। क्या हो जाएगा? पेरिपेटस। एनिलीडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस या पेरिपेटस। मछलियों के श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़े इनमें होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं? गलफड़े। मछलियों के श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गलफड़ा। ठीक है, ओके।